वर्सेस नेपाल और यूएई वर्सेस हांगकांग के बीच मैच की, और कहीं ना कहीं देखना होगा कि आखिर ये 4 टीम्स जब भिड़ेंगी तो किस तरीके का मैच यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। उम्मीद जरूर है कि कम से कम क्लोज कॉन्टेस्ट और टफ फाइट यहाँ पर देखने को जरूर मिले। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ओमान वर्सेस नेपाल जो मैच है वो टीयू में होना है, और यूएई वर्सेस हांगकांग जो मैच है वो होना है मुल्पानी में। ग्राउंड्स कोई भी हो, लेकिन एक जबरदस्त मैच जो है वो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें मैच 7 की, यानी ओमान वर्सेस नेपाल के मैच की अगर हम बात करें तो मैच की शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे पूछ के करना चाहूंगा यानी कि प्लेइंग 11 में क्या कुछ आप चेंजेस दोनों के देखना चाहेंगे, या फिर नहीं लगभग सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहिए जो वो लास्ट मैच में लेके उतरे थे, क्योंकि वो दोनों टीमों ने मैच अपने जीते हैं। नहीं, जरूर सही कहा आपने। देखिए, आप छेड़ना तो नहीं चाहिए, और इन केस अगर कोई इंजर्ड वगैरह हो गया हो तो बात अलग है, तो वो आपके हाथ में नहीं है कि हाँ मैच के दौरान कुछ हो गया हो तो ये आप कर सकते हैं चेंज। लेकिन अदरवाइज भाई जीती हुई टीम है, बिल्कुल सेम प्लेइंग 11 के साथ आप उतरे तो बेहतर है। बिल्कुल। अब यहाँ बात करें अगर हेड टू हेड की, जी हाँ, हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो ओडीआईज में ओमान वर्सेस नेपाल के 2-4 का रिकॉर्ड है। 4 मैच ओमान ने जीते हैं, 2 मैच नेपाल ने जीते हैं। अगर हम बात करें 6 ओडीआईज में, वही लास्ट एशिया कप क्वालिफायर की बात करें जो 2018 में एशिया कप क्वालिफायर हुआ था, वहां पर एक बार ये दोनों टीमें भिड़ी थी और वहां पर ओमान को जीत मिली थी उस मैच में। अगर हम देखें तो बस इतना ही ज्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस एशिया कप क्वालिफायर के बाद अब जाकर एशिया कप क्वालिफायर हो रहा है 50 ओवर का, याद रखिएगा, T20 का 50 ओवर। जी हाँ, 50 ओवर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो हेड टू हेड में ओमान जरूर यहाँ पर आगे है, लेकिन रिसेंटली जो क्रिकेट खेला गया है वो काफी इंप्रूवमेंट है और रिसेंटली काफी बेहतर खेला है, और ओमान का जो ग्राफ है वो भी गिरा है 50 ओवर में, और नेपाल का ग्राफ जो है 50 ओवर्स में कहीं ना कहीं उठा है जब हम बात कर रहे हैं कंपेयर टू ओमान के खिलाफ। तो उस लिहाज से एक अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ देखने की उम्मीद कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ओमान के पर्सपेक्टिव से अगर यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप रखना चाहेंगे तो क्या सबसे बड़ी पहला पॉइंट ओमान के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए ओमान की टीम की तरफ से? नहीं, जरूर। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो ओमान के लिए होगी वो बॉलिंग की तरफ से आएगी, और वो है कि जो बिग 3 विकेट्स है कहीं ना कहीं नेपाल के, वो जल्द से जल्द लिए जाए और जल्द से जल्द इनको गिराया जाए। वो बिग 3 है कौन? ओमान के बॉलर्स को ये भी चलिए अब इस थ्रू बता देते हैं, आसिफ शेख, भीम शार्की और रोहित पुड़ैल। ये वो 3 विकेट हैं जिनका विकेट आपको किसी भी हाल में लेना होगा। ये गलती बहुत ही कम करते हैं, बहुत ही कम करते हैं अपनी इनिंग के दौरान। ये गलती करे ऐसा बहुत रेयर चांस होता है, आपको करवानी पड़े। बिल्कुल। और अगर बाई इन केस अगर इन्होंने गलती कर दी तो फिर वो आपके लिए रिवार्ड होगा बहुत बड़ा कि चलिए आप ही ने गलती कर दी, हमें विकेट मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत कम गलती करते हैं। बड़ी बड़ी इनिंग्स ये 3 बल्लेबाज खेल चुके हैं और खेलना जानते भी हैं अच्छी तरीके से। और अदर जो बैट्समैन है जैसे कुशल हुए, आपके कुशल मल्ला हुए, कुशल बुटेल हुए, बाकी नीचे के जो भी है, तो यहाँ पर बहुत आउट होने के चांस दे देते हैं। बिल्कुल, वो खुद ही चांस दे देते हैं, आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 3 बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं कि इन तीनों का विकेट आपको बड़े आराम से और बड़े प्यार से मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए जल्द से जल्द इन 3 का विकेट यहाँ पर मिले, ओमान के बॉलर्स जो ले वो सबसे पहले इन तीनों पर प्रहार करें। बिल्कुल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका एक एग्जांपल भी है। अगर आप लास्ट के 10-15 ओडीआई मैचेस में देखेंगे नेपाल का, तो ये 3 बहुत बड़े कॉमन फैक्टर रहे हैं नेपाल की बैटिंग यूनिट के। अगर हम आसिफ की बात करें तो कई सारी ऐसी इनिंग्स रही है जहां पर आसिफ ने एक छोर संभाल के रखा और वो लंबा गए हैं और उन्होंने अपने इर्द गिर्द सारे प्लेयर्स को खिलाकर मैच जितवाया है या फिर अच्छे स्कोर तक पहुंचाया है। यही और भीम ने तो लगातार काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। वो एक पार्टनरशिप बिल्डर है और 1 डाउन पर आकर जिस तरह की परफॉर्मेंस लास्ट मैच में रही वो कहीं ना कहीं और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, और वो अपने इर्द गिर्द बाकी प्लेयर्स को खिलाते नजर आया। रोहित पटेल भी ये काम बखूबी करते हैं, जब उन्होंने करण केसी के साथ मिलकर और बैट्समैन के साथ मिलकर स्कॉटलैंड के खिलाफ एक जीत दर्ज की थी। अगर हम बात करें यही टीयू में जब वर्ल्ड कप लीग 2 का राउंड यहाँ पर हुआ था, तो इसीलिए हमने ये 3 प्लेयर्स पिक किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे कि ओमान को इनका विकेट्स निकालना ही होगा। अब सेकंड पॉइंट भी इससे जुड़ा हुआ है, और वो पॉइंट ये है कि आपको जिस तरीके की भी चेंजिंग चॉपिंग अपने बॉलिंग यूनिट पे करनी है, प्लान्स में करना है, फील्डिंग्स में करना है, वो आपको इन तीनों का विकेट लेने के खिलाफ ही सारे के सारे आइडियाज जो है वो कहीं ना कहीं उतार देने होंगे ग्राउंड पर। अब आप ये सोचेंगे कि 3 ओवर चलिए इसके मैं करा लेता हूँ, यार विकेट तो नहीं मिला लेकिन उसको मुझे डेथ में भी कराना है, तो अभी वहां के लिए बचा के रखते हैं। ये चीजें और ये बैट्समैन अभी भी बचे हुए, तो ये मत करिए।
मत करिए, क्योंकि इन तीनों का विकेट बहुत क्रूशियल होगा। ऐसे मैंने आपके सामने एक चीज कही कि कुशल भुरतेल है या फिर कुशल मल्ला है या फिर गुलशन झा वगैरह, जुबेन सिंह एरी है, एक आरिफ नहीं है ऐसे, लेकिन बाकी ये 2-3 प्लेयर है, ये आपको हर 15-20 रन बाद खुद ब खुद ही एक आध 2-3 मौके दे देते हैं कि आप इन्हें आउट कर सकते हैं। कभी हवाई फायर होता है, कभी कुछ होता है, ये मौके दे देते हैं, कभी रैश शॉट्स खेल देते हैं। लेकिन ये 3 जो बैट्समैन है, ये बड़ी बड़ी इनिंग बिल्डअप करने में, पार्टनरशिप बिल्डअप करने में, टीम को मुश्किल से निकालने में ये बहुत बड़ा रोल इनका रहता है। इसलिए आपको जो भी आइडियाज अपनाने हैं, फील्डिंग से, बॉलिंग से, किसी का कोटा थोड़ा 3 की बजाय 6 का कर देना है, आप कराइए, क्योंकि आपको जो कुछ करना है यहीं पर अपने 200% देना होगा, ताकि ये तीनों जल्द से जल्द लौट सके, वरना फिर टीम के आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात यहाँ पर हो जाएगी। एंड उसके बाद अगला पॉइंट ओमान के पर्सपेक्टिव से आप क्या देख रहे हैं? नहीं, जरूर देखिए, यहाँ पर बैटिंग से अब आ जाती है बात कि ओमान की बैटिंग जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर उन्हें एक चीज करने की जरूरत है, और वो है कुछ टारगेट अपने दिमाग में सेट करने की, कि हमें 10 ओवर में इतना स्कोर करना है, 20 ओवर में इस फला स्कोर करना है। तो ये उनको अपने दिमाग में बैठाना होगा हर बैट्समैन को। ये बात होनी चाहिए कि क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, ये एक तरीका हो सकता है उससे निकलने का। बिल्कुल सही, और ये बेहतर तरीका होगा कि अगर आप माइंड में लेके चले तो प्रेशर नहीं बनेगा। मान लीजिए अगर आप 60 बॉलों में 70 का करते हैं, थोड़ा रन बॉल खेलने की कोशिश करते हैं, 15 ओवर में आप 90 है तो तकरीबन आप पहुंच जाए 110-115 तक, 90 बॉल 15 ओवर तक। तो ये सब टारगेट होता है। उसके बाद बैट्समैन उस पर कितना अडेप्ट करते हैं वो तो गेम के दौरान ही पता चलेगा। चाहे आप प्लान कितना ही बना ले बाहर बैठ के, गेम में पता चलेगा कि वो प्लान पे कामयाब हुए हैं या नहीं आपके बैट्समैन। पर ये प्लान बहुत अच्छा है, ये वैल्यू बहुत यूजेबल प्लान है। अगर इसका इस्तेमाल कर पाए तो बहुत बेहतरीन होगा कि आप 10 ओवर, 15 ओवर, 25 ओवर ऐसे करके, या ये नहीं तो चलिए 10 ओवर पहला पावर प्ले, 11 से 40 ओवर दूसरा पावर प्ले, 41 to 50 ओवर तीसरा पावर प्ले, ये हो जाता है। लेकिन एक बैट्समैन का इतना लंबा खेल पाना वो बहुत मुश्किल चांस नजर आता है, तब ये प्लान काम ठीक रखता है। लेकिन अगर हर बैट्समैन अपना थोड़ा सा सोच कर चलेगा, फेस थोड़ा सा रन ओवर, इतने ओवर में इतने रन बनाने हैं, ये करना है, तो बहुत अच्छा होगा, अच्छे स्कोर तक ओमान पहुंच सकता है या फिर चेस कर सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप टीम में खेल रहे हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो बैटिंग जो है आसान हो जाती है मुल्तानी के बजाय। तो इसीलिए आप एक टारगेट अगर सेट कर चले तो बहुत बेहतर रहने वाला है। अगर आपने सोचा है कि हमें 10 ओवर में 50 रन करने हैं, कैसे भी हाल में ज़्यादा उसके नहीं जाना है, उससे कम भी नहीं जाना, तो आप 5 मिनट से यहाँ पर बैटिंग करने की सोचिए। और फिलहाल सिर्फ 10 ओवर के बारे में सोचिए कि 10 ओवरों में 9.6 बॉलें होते ही हमारा टारगेट वो होना चाहिए। उसके बाद हम अगला माइलस्टोन सेट करेंगे, हमें 25 तक कितने जाना है या 20 तक कितने जाना है। शुरू में सोच के बैठेंगे कि हमें 280, 290, 300 तक जाना पड़ेगा, तो उस लिहाज से आपका जो खेल है वो आप स्ट्राइक रेट को बढ़ाने के चक्कर में अपना विकेट भी गंवा देंगे, जो फिर एवरेज भी आपका खराब होगा। साथ में वो पार्टनरशिप भी चाहिए होगी बड़े स्कोर तक पहुंचाने की, वो आपको कभी मिलेगी ही नहीं। तो इस कंफ्यूजन में चीजें क्या होगी कि हर प्लेयर को स्टार्ट तो मिलेगा लेकिन उसे अच्छे एंड पर खत्म नहीं कर पाएंगे। तो एंड ओमान के लिए यही सब चीजें हैं। और चलते हैं कहीं ना कहीं नेपाल के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पर अगर चीजों को देखें तो एंड नेपाल के लिए पॉइंट नंबर 1 आप क्या देंगे? जरूर देखिए, नेपाल की सबसे बड़ी दिक्कत पावर प्ले 1 में ही शुरू हो जाती है, बॉलिंग। यहाँ जब वो बॉलिंग कराने उतरते हैं तो शुरू के 10 ओवर बड़े ही बहुत ज्यादा उनके ऑर्डिनरी जा रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। और ये एक अच्छा एक प्लान हो सकता है कि अगर शुरू के 4 ओवर आप अपने पेसर के साथ जाए जो आप खिला रहे हैं, जैसे गुलशन और सोमपाल, वहां पर अगर आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिला इन केस, तो वहां पर एक बॉलर को हटाकर एक स्पिनर को वहां ज्वाइन किया जा सकता है। ललित राजवंशी हो सकते हैं, क्योंकि सामने राइटी बैट्समैन जतिंदर रहते हैं, कश्यप रहते हैं, तो बेहतर होगा कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को बुलाया जाए तो अच्छा होगा 2-3 ओवरों के लिए। और जरूरी भी होगा जतिंदर का विकेट जल्दी निकालना। वो इस वक्त रन नहीं निकाल रहे, लेकिन ऐसे बैट्समैन कभी भी फॉर्म में आ जाते हैं, कभी भी किसी भी दिन आ सकते हैं। इसको कोई बहुत टैलेंटेड बैट्समैन इसमें नहीं है, तो आप अपना बेहतर इस्तेमाल करें कि ललित राजवंशी को वहां मौका दें तो अच्छा होगा। अगर इन केस विकेट मिल गया 4 ओवर के अंदर तो फिर एक ओवर और बढ़ा दीजिए, 6 ओवर तक लेके जाए। तो ये थोड़ा प्लान क्योंकि आपको विकेट ही नहीं मिल रहे हैं। नेपाल के बॉलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं शुरू के अपने स्टार्टिंग फेज में, जब वो बॉलिंग कराने आते हैं नई बॉल से। तो यहाँ पर थोड़ा प्लान बनाने की, थोड़े रन को रोकने की और विकेट्स को निकालने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि शुरुआत के फेज में अगर आप थोड़ा सा ज्यादा अटैक कर अपने स्पिनर से अगर कुछ ओवर्स निकलवा कर अगर सामने वाले के विकेट्स निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं ओमान डेफिनेटली प्रेशर में आता है। और वो हमने देखा भी है कि ओमान के जो बैट्समैन अगर टॉप ऑर्डर से जतिंदर, कश्यप और आकिब, अगर आप इन्हें जल्दी निकालने की कोशिश कर लेते हैं तो फिर जो है जो स्कोरिंग रेट है ओमान का वो बहुत स्लो हो जाता है।
चाहे आप उन्हें कितनी भी पाटा विकेट दे दें, वो स्कोरिंग स्लो हो जाता है। वो हमने ओमान में भी देखा था यार, 2022 में यूएसए में जब हमने ओमान गई थी तब भी हमने ये चीज देखी, और फिर अभी जब रिसेंटली कनाडा के खिलाफ वो खेल रहे थे तब भी ये चीज देखने को मिली कि टॉप के 2-3 प्लेयर अगर इनके आउट हो जाते हैं, जतिंदर भगत के रन से रन करते, कश्यप प्रजापति हो, आकिब अभी रिसेंटली आए हैं, उनके बल्ले से भी रन निकल नहीं रहे, अगर ये 2-3 को आप जल्दी निकाल लेते हैं तो स्कोरिंग जो है ओमान की स्लो हो जाए बहुत ज्यादा, और उस वजह से आपको मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि टीम में फिर इतना भी नहीं कि 210-15 पे आप मैच जीत जाए, एक अच्छी अगर बैटिंग यूनिट साल में हो जाती है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप अटैक करें, शुरू के 2-3 विकेट्स निकालने की जल्द से जल्द, ज्यादा लंबा ना खिंच जाए, क्योंकि जैसे मनीषा का हमने देखा कि 150 रन पर कहीं ना कहीं 2 विकेट हो गए, ये चीज अगर दोबारा ना हो, वहां पर थोड़ी ज्यादा कैप्टन की तरफ से इन्वॉल्वमेंट, थोड़ी ज्यादा बॉस की तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स हो तो बात यहाँ पर बन सकती है। सेकंड पॉइंट एंड यहाँ पर नेपाल का आप क्या देख रहे हैं? जरूर देखिए, यहाँ पर जिशान मकसूद पे लगाम लगाने की जरूरत होगी, दोनों ही से, चाहे वो बैटिंग कर रहे हो चाहे वो बॉलिंग में आ रहे हो, दोनों में उन पर एक स्टॉप, फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है कि नहीं आज के दिन आपका फुल स्टॉप है, कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क या कोई कॉमा वॉमा कुछ नहीं है कि आप कंटिन्यू करे जा रहे हैं। जी हाँ, ये इस कहने का मतलब है कि उनको बड़ी पारी खेलने से रोकना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रूशियल डाउन पर आते हैं, बहुत बेहतरीन टीम को निकाल देते हैं अकेले दम पर। वो तो खैर कर ही चुके हैं यूएसए में, बिल्कुल आपको याद होगा, इनिंग खेली, विकेट निकाले, सब कुछ उन्होंने खुद ही कर दिया उस मैच में, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा लग रहा था 1 वर्सेस पूरी नेपाल की टीम खेल रही है वहां पर। और वो हमारे डेली क्रिकेट का अगर हम बात करें परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर भी हमने उसे दिया था। जरूर देख लीजिए, बताइए आप, तो ऐसा परफॉर्मेंस, तो इस कैलिबर के वो प्लेयर है, तो उनको अगर रोक दिया जाए 20-25 रन के अंदर वापस भेज दिया जाए और विकेट्स के लिए उन्हें तरसाया जाए, लेकिन आसान नहीं होगा, बहुत बहुत बेहतरीन प्लेयर है वो, इतना आसान नहीं होने वाला कि आपने आज प्लान बनाया, लेकिन ये प्लान अगर आप नहीं बनाएंगे, इससे चूक गए तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है नेपाल को। तो खासकर जिशान मकसूद पर लगाम लगा के रखना, बॉलिंग से भी और जब वो बैटिंग करने आए तब। बिल्कुल, यानी बॉलिंग से क्लियर है कि जब वो बॉलिंग करा रहे हो तो अननेसेसरी उनके खिलाफ रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप एक आध सिंगल निकालिए, दूसरे बॉलर आ रहे हैं, क्योंकि हर टीम में कमजोर कड़ी एक ना एक होती है, तो आज आप जब दूसरे से बॉलर आ रहे हैं आप उन पर टारगेट करिए, उन पे 7-8 रन निकाल लीजिए, इन पे 2-3 रन तक जीत रहिए, तो ये तो दोनों में ओवर मिलाकर आपके 10-11 रन हो जाएंगे। मिडिल ओवर्स में 2 से 10-11 रन आ रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है, आप आराम से आगे जाकर टैकल कर सकते हैं अगर आपके पास विकेट बचे हुए हैं। वही बैटिंग की अगर बात करें तो आप इन पे जितना ज्यादा डॉट्स खिला सके उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस फेस में आते हैं ज्यादा डॉट खेल गए तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी फिर, इसीलिए डॉट्स खिलाने में एक अच्छा आइडिया होगा। नहीं बिल्कुल सही कहा, नहीं बहुत सही प्लान है ये, डॉट्स खिलाना चाहिए और जितना ज्यादा हो प्रेशर बना सके आप, प्रेशर बढ़ाकर आप विकेट ले सकते हैं इनका, ये बेहतर होगा, बहुत सही प्लान है। बिल्कुल, और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वो ये चीज कर चुके हैं, पहले हमने देखा एक बार नेपाल और ओमान का जो मैच हुआ यूएसए में, शायद 60-70 पे 5 विकेट हो गए थे ओमान के, और लग रहा था कि 150 पर आउट हो जाएगी, लेकिन वो आए, उन्होंने सेंचुरी लगा दी, टीम का स्कोर पार करा दिया, फिर बॉलिंग कराने के लिए उसमें भी शायद 3 या 4 या मेरे ख्याल से शायद 5 ही वो लेकर गए, शायद 4 विकेट लेकर गए थे, वो तो दोनों तरफ से जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और वो मैच नेपाल के हाथ से निकल गया था। तो यही चीज है, ये बहुत एक्स फैक्टर अपनी टीम के लिए हो जाते हैं कि अपनी टीम को मुश्किल से निकाल कर ले जाते हैं और ओपोनेंट देखता ही रह जाता है। तो ये इन पे टारगेट करना और इन पे लगाम लगाना बहुत जरूरी होगा नेपाल के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ओमान वर्सेस नेपाल के मैच पे हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं किस तरह का कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ओमान भी अपने जबरदस्त कहीं ना कहीं बाउंस बैक करे और कतर के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस रही थी उससे ग्राफ अपना उठाए तो बेहतर होगा। और नेपाल ने तो बेहतरीन शुरुआत की है, उम्मीद करेंगे कि जबरदस्त कॉम्पिटिशन दोनों के बीच में देखने को हमें मिलेगा। ये बात हो गई ओमान वर्सेस नेपाल की। अब चलते हैं एक और जबरदस्त क्लैश की तरफ। दो सबसे सक्सेसफुल एसोसिएट टीम्स जब भी बारी आती है एशिया कप क्वालिफायर की, एक 4 बार क्वालिफाई कर चुके हैं एशिया कप के लिए, एक 3 बार क्वालिफाई कर चुके हैं एशिया कप के लिए। एंड यूएई वर्सेस हांगकांग में प्लेइंग 11 में कुछ चेंज या फिर सेम प्लेइंग 11? सेम प्लेइंग 11, क्योंकि बहुत बड़े अंतर से मैच जीते थे ये दोनों ही, और कोई इस पे दोहराई नहीं है, कोई टेंस की बात नहीं है कि आपको इसे बदलना है इसे बदलना है, बस सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरी और बेहतरीन मैच हमें यहाँ पर उम्मीद है कि हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ थोड़ा सा अलग है, ये मैच हो रहा है मुल्तानी में, जहाँ पर स्कोर जरूर है लेकिन आपको मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी टीम के मुकाबले। यहाँ पर आपको स्कोर्स करने के लिए, लेकिन स्कोर जरूर है, यहाँ पर भी ऐसी कोई बात नहीं है। एंड यूएई के पर्सपेक्टिव से चीजें आप क्या देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1? नहीं जरूर देखिए, यूएई की बात करें तो यूएई के बॉलर्स को यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ काम करने की जरूरत है भाई। बिल्कुल काम नहीं बनेगा यहाँ पर, इस पिच पर हांगकांग बल्लेबाजी कर चुका है, जिन्हें मालूम है कि मुल्तानी के पिच पर कैसे बैटिंग करनी है, वो यहाँ पर एक्सपीरियंस उठा चुका है, लेकिन आप यहाँ एक्सपीरियंस आपने नहीं लिया है इस पिच का। तो यहाँ यूएई एक पहली बार आया है इस टूर्नामेंट पे प्रीमियर कप में खेलने के लिए, लेकिन हांगकांग खेल चुका है, उन्हें मालूम है कि यहाँ इस विकेट पे कैसे खेलना है। तो
पहली बात यह है कि हांगकांग के बिग 4 जो है इनको तो आपको गिराना ही होगा। बिल्कुल, बिग 4 के 4 को गिराना होगा, 2-3 को गिराएंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बिग 4 निजाकत, अंशुमन और आपके बाबर और किंचन, इन चारों को पेविलियन में भेजिए। तो आपका ये जो पहला टिक बॉक्स होगा ये कहीं ना कहीं होगा कि बॉलर्स के लिए बहुत बड़ा काम है यूएई के कि इन चारों को कैसे करके रोका जाए और पेविलियन भेजा जाए। बिल्कुल, एंड इसी से रिलेटेड एक चीज और इंक्लूडेड है, बाबर हयात को किस तरह से ट्रैक किया जाए, इसको लेकर कुछ अगर रीडिंग्स है, जाहिर सी बात है इतना आसान नहीं है, ऐसे वो बड़े प्लेयर नहीं बने, लेकिन फिर भी एक एरिया है जहां पर अगर उन पे थोड़ा सा लगाम लगाया जाए तो शायद उन्हें थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, जिसकी वजह से शायद वो अपना विकेट दे जाए। जरूर, देखिए प्रीवियस हमने उस मैच में भी कहा था अपने एनालिसिस में कि उन्हें वी में खेलना काफी पसंद है। बिल्कुल, तो वी में अगर खेलना चाहते हैं तो उसी को उनका एक उन्हीं खेलना पसंद है तो उस जगह को कवर कर दीजिए, ब्लॉक करने की कोशिश। बिल्कुल ब्लॉक करिए, एक जने को लॉन्ग ऑफ में भेज दीजिए, या तो लॉन्ग ऑफ को एक जने को पीछे भेजिए या लॉन्ग ऑन को एक को पीछे भेजिए और एक को आगे रखिए, ताकि जिससे कि उन्हें लगेगा तब वो प्रेशर में आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका फेवरेट है वी में खेलना। वो कहेंगे यार एक तो पीछे है, एक यहाँ आगे है, अब इस आगे को मैं पार करने के लिए मुझे रिस्क लेना पड़ेगा जी। अब वो रिस्क लेंगे तो उसमें बहुत चांस बढ़ जाते हैं कि वो रिस्क ले तो एक शॉट क्लियर कर गया, लेकिन जब अगला शॉट लेने जाएंगे तो 90% चांस है कि वो सीधा हाथों में गिरेगा। जी, और हाँ, बॉलों की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, लेंथ अच्छी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि 1.5-2 हाथ दूर आगे बॉल फेंक नहीं, बिल्कुल। अब आप मान लीजिए करा रहे हैं उस बॉलिंग के हिसाब से कि आपको वो चाहते हैं कि वो उठाए बदला, तो उस हिसाब से आपको बॉल भी देना होगा, उनके पास बॉल देनी होगी, उनसे दूर बॉल नहीं रखनी होगी, तभी तो वो उठाएंगे ना बॉल को सामने के लिए। तो ये प्लान जरूर है, उनको इसी में ट्रैक किया जा सकता है। जो उनका फेवरेट वी में खेलने का तरीका है उसको थोड़ा बंद कर दिया जाए और उन्हें मजबूर किया जाए कि आप रिस्क लीजिए। बिल्कुल वही यूएई के लिए अगर हम दूसरे पॉइंट की यहाँ बात करें तो वो हो जाता है रैश शॉट से बचना। जैसे कि कल हमने देखा कुवैत के खिलाफ जो ट्यू ग्राउंड पर मैच हुआ, काफी अच्छे से रन आ रहे थे शुरू में, जब रोहन ने रन किए, विद्यार्थी ने रन किए, डेफिनेटली बॉलिंग बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी बल्ले में बॉल बहुत अच्छे से आ रही थी और ये चीज कहीं ना कहीं आर्यन लाकड़ा और मोहम्मद वसीम ने मिस आउट कर दिया। और मोहम्मद वसीम का जिस तरह इतनी तेजी से वो स्कोर करते हैं, उनका विकेट कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल यूएई के लिए होगा और सामने ओपोनेंट हांगकांग के लिए भी होगा। तो यूएई को मेक श्योर करना है कि रैश शॉट्स खेल के अपने विकेट ना गवाएं। जो दो खराब शॉट हमें देखने को मिले मोहम्मद वसीम और लाकड़ा के कुवैत के खिलाफ, उससे यूएई के बैट्समैन को बचना होगा और कम से कम रैश शॉट ना खेले तो अपनी इनिंग को मोहम्मद वसीम जितनी देर अपने विकेट को बचा के रखेंगे उतना ज्यादा रन रेट जो है यूएई का बेहतर होगा और उतना ज्यादा चांसेस होगा कि यूएई जो है बाद में अपने सारे मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बैट्समैन से मिलाकर एक बेहतर टोटल तक पहुंचे। तो रैश शॉट से बचना भी कहीं ना कहीं उनके पॉइंट पे होना चाहिए। एंड हांगकांग के पर्सपेक्टिव से चीजें क्या? जरूर देखिए, हांगकांग के बॉलर्स को यहाँ पर, क्योंकि सामने बहुत अच्छी क्वालिटी के बैट्समैन है, तो यहाँ पर जरूर है कि एक बेहतर ग्रुप में बॉलिंग हो, एक बेहतर इकोनॉमिकल बॉलर्स जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पिच जो है वो मुल्तानी की है, यहाँ पर आप इतना धुआंधार बैटिंग नहीं कर सकते, उठाया जब मर्जी जहाँ चाहा वहाँ उड़ा दी बॉल, ये नहीं। और खराब बॉलिंग नहीं है सामने, हांगकांग की बॉलिंग है, बहुत बेहतर बॉलिंग है, बहुत एक्सपीरियंस बॉलिंग है। तो फिर कलेक्टिव परफॉर्मेंस होगी तो इस यूएई का स्कोर आप जितना कम हो सके आप रोकने में कामयाब रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि उनके बैट्समैन थोड़े फॉर्म में भी जरूर नहीं, बिल्कुल है। और ये बहुत बेहतर होगा कि आप सामने वाली टीम जो इतना ज्यादा ओडीआई खेली हुई है, आपसे कई गुना ज्यादा ओडीआई खेली है इन 4 सालों में, अगर हम बात करें बहुत एक्सपीरियंस उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। और उस लिहाज से आपको एक ग्रुप में आके 1-2 वाले नहीं, 1-2 वाले परफॉर्मेंस नहीं चलेंगे कि एक बॉलर कर रहा है तो 4 बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी टीम है, बड़ी टीम के खिलाफ ग्रुप में आके परफॉर्म करना होगा, तब आप अच्छा कर पाएंगे और यूएई को आप रोक पाएंगे एक बेहतर स्कोर पर, कम स्कोर पर, तो अच्छा है। बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ा स्कोर अगर हो गया तो इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, और ये सबसे बड़ी देखने वाली बात, ट्यू की बात हो तो बात अलग है, वहाँ पर 280 भी अगर कोई पहले बैटिंग करते हुए टीम ने बनाए हैं तो बिल्कुल भी चेजेबल है, ऐसा नहीं कि वो चेजेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि आप इकोनॉमिकल रहें और ग्रुप में बॉलिंग कराने की कोशिश करें। अब जैसे आपने सही कहा, एक जना 2, 2.5 या 3 की इकोनॉमी से करा रहा है, दूसरा 7-8 की इकोनॉमी से, तो वो इधर प्रेशर डाल रहे हैं, उधर रिलीज कर दे रहे हैं। इससे छोटी टीमों के खिलाफ काम चल जाता है, लेकिन अपने लेवल की टीमों के खिलाफ यहाँ पर काम जो है नहीं चलने वाला। एक और पॉइंट यहाँ पर हो जाता है, वो है कि शुरुआत के जो हांगकांग के बैट्समैन है, जो उनके टॉप 4 बैट्समैन है, उन्हें थोड़ा सा काम रहने की जरूरत है। वहां थोड़ा सा काम कंट्रोल करके थोड़ी अपनी इनिंग को धीरे धीरे, सही अगर शुरू में थोड़ा रन धीरे भी चल रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि आपके ये 4 बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और 50 ओवरों में जितने ज्यादा ओवर आपके ये 4 बैट्समैन ही कहीं ना कहीं पिच पर बिता दे, उतने ज्यादा आपके रन करने के चांसेस वो बढ़ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई दौरा नहीं, क्योंकि चारों के ऊपर ही सबसे बड़ा जान है वो लोग, वो उनकी लाइफलाइन है टीम की, पिछले कई सालों से यही स्कोर करते आ रहे हैं। ऑब्वियसली है
कि इन चारों में से कोई 2 जना अगर यहाँ बिग स्कोर कर पाए, और हाँ बिल्कुल 2 जना तो बहुत फायदा होगा, और अगर 3 जना कर गए तो खैर छोड़ ही दीजिए, बहुत बेहतर टारगेट मिलेगा। 4 के 4 तो नहीं कर सकते, इतनी भी गिरी गुजरी बॉलिंग नहीं है कि आप बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, फैक्ट पे रहना चाहिए हमेशा, तो बेहतर होगा। 2 या 3 बल्लेबाज अगर अच्छा स्कोर खड़ा कर पाए, 60 रन 65 रन कुछ ऐसा बना पाए, तो अच्छा एक हांगकांग अपने आप को देख सकते। बिल्कुल, लेकिन ये तभी आप कर सकते हैं जब आप इनिंग को आराम से शुरू से बिल्डअप करिए, नहीं शुरू से ही आप ऐसे वापस से सिंगापुर की बॉलिंग समझ रहे सामने से और कुछ भी मारे जी हाँ, तो ये सब शॉटों से बचना होगा। शुरू में काम भी रखें, अगर नेट रन थोड़ा कम है कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़े ताकि आप ओवर जितने ज्यादा खेल पाए, आप ही 4 उतना हांगकांग के लिए बेहतर रहेगा अगर हम बैटिंग पर्सपेक्टिव से चीजों को देखें। वही अगर हेड टू हेड की लास्ट में आपके सामने बात कर दे तो ओडीआई में 2-2 अब तक हेड टू हेड रहा है, ओडीआई में 2 मैच बढ़े हैं, 2-2 रहा है यूएई और हांगकांग के बीच में। और वहीं पर अगर लास्ट एशिया कप क्वालिफायर की बात करें जो 2018 में 50 ओवर का एशिया कप क्वालिफायर हुआ था, वहां पर बात अलग हो गई। इससे हमने आप सब जानते ही हैं कि एशिया कप क्वालिफायर्स की जब बात आती है तो हांगकांग की अलग टीम नजर आती है। वहां पर 2 बार भिड़े यूएई और हांगकांग, दोनों बार हांगकांग ने वहां पर जीत दर्ज की है। एक बार ग्रुप स्टेज में भिड़े थे, वहां हांगकांग ने 182 रन से हराया था, बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी। और उसके बाद फाइनल में भिड़े यूएई और हांगकांग, जो बारिश की वजह से 24 ओवर का मैच हो गया था, वहां पर भी 2 विकेट से हांगकांग ने मात दे दी थी। फिलहाल इस मैच में इतना ही, लेकिन आपको एक चीज बता दें, शायद आपके लिए गुड न्यूज की तौर पर हो सकती है कि इन दोनों मैचेस के हम अलग अलग पोस्ट मैच एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये 2 मैचेस डिजर्व करते हैं एक अलग पोस्ट मैच एनालिसिस वीडियो। बाकी मैचेस के मुकाबले ये जो 2 मैचेस हैं दोनों जबरदस्त टीम है, तो यहाँ पर एक मैच का अलग से वीडियो बनेगा पोस्ट मैच एनालिसिस का, दूसरा अलग से बनेगा, क्योंकि दोनों ही मैचेस काफी शानदार है। बनी रहिए चैनल के साथ, लेकिन वो वीडियो आप तक तभी पहुंचेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को दबा जरूर लीजिएगा। बाय।